हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे और जो लोग भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि यूपी पीसीएस में पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उनका जो है कितना डीप लेवल होता है, किस डीप तक जो है हमको पढ़ाई करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर का पैटर्न किस तरीके का होगा उसको जानने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि इसमें जो 40% क्वेश्चन तक जो है रिपीट होते हैं। अगर आप लोग 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 40% तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है ऐसे ही हो जाते हैं और 90 प्लस से जो है 90 प्लस यानी कि 90 से 110 के बीच में इसकी कट ऑफ जाती है। जनरल कैटेगरी की, जनरल ओबीसी की 90 से 110 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही होंगे उन लोगों का प्री में सिलेक्शन होना तय है। और जो सेकंड पेपर सीसैट का होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसमें जो 33 क्वेश्चन यानी 33% जो लोग सही कर लेंगे उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे में अब हम जो है कुछ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पीसीएस के दोनों का जो है हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और बहुत कम टाइम रह गया है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि फटाफट पेपर को यूपी पीसीएस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको फटाफट सॉल्व कर ले और आने वाले टाइम में हम इसके लिए फिर आगे और भी जो भी मटेरियल होगा वो हम लेकर के आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये पेपर 2017 से हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं और इसके पहले के भी पेपर हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नंबर ए, मानव शरीर सेलुलोज को के पाचन में अक्षम है। कारण दिया गया है आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए है, ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसको जानने के लिए जो है सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि आपको दोनों कथन के विषय में सही जानकारी होनी चाहिए और अगर दोनों से का अगर सही नहीं भी मालूम है तो आप इस तरीके से इसको पता लगा सकते हैं कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। क्योंकि लगाएंगे, फिर कारण पढ़ेंगे आर कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये दूसरा वाला सही नहीं है। सेलुलोज जो होता है पेड़ों में, तो पेड़ों में जो होता है उसको पचाने के लिए जो मानव के अंदर मानव को के शरीर में उस तरीके का जो एंजाइम होना चाहिए वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज मानव पचा नहीं सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम होता है क्योंकि हमारे शरीर में बीटा एसिटल लिंकेज जो सेलुलोज में उपस्थित होता है को पचाने वाले एंजाइम की मौजूदगी नहीं होती है। ये सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। यहाँ पर हम बता दें कि जो इसमें बीटा एसिटल लिंकेज होता है इसको ये जो है सिर्फ जानवरों में होता है। एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिससे ये निकलता है और ये चीज़ मानव के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए सेलुलोज को मानव नहीं पचा पाता है। सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सुई चुभोने पर किस निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है।
इसमें त्वचा है, मस्तिष्क है, हृदय है, नेत्र है। तो मस्तिष्क को दर्द नहीं होता है। तीसरा वाला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु के खुर नहीं पाए जाते हैं? तो ये गीदड़ हो जाएगा, गीदड़ के खुर नहीं होते हैं। नंबर 4 है, फलों में मीठे के स्वाद का कारण है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस हो जाएगा, डी नंबर सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण इसमें मौजूद फ्रक्टोस होता है। फ्रक्टोस को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। यह एक कीटोनिक मोनोसैकेराइड होता है जो पौधों में पाया जाता है। यह पौधों के ग्लूकोज से जुड़कर डायसैकेराइड सुक्रोज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो बी हो जाएगा रेशम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, और प्राकृतिक बहुलक को सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। रेशम डीएनए, वूल, प्रोटीन, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, शर्करा, रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। नंबर डी है, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो इसमें डी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला यानी कि ए, बी, सी ये 3 सही है। इंसुलिन जो है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो ग्लूकोज होता है, जो मिठास होती है रक्त में, उसको जो है नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन निद्रा के लिए जो है, जब मेलाटोनिन के कारण नींद आती है और उसमें नियंत्रण होता है। ऑक्सीटोसिन होता है जिससे स्तन से जो है जो दुग्ध निकलता है तो उसमें सहायक होता है। और गैस्ट्रिन है, ये रक्तचाप का नियमन है, जो कि गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन है जो जी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ये कोशिकाएं आमाशय और छोटी आंत्र में होती है। गैस्ट्रिन हमारे पेट में प्रोटीन के विखंडन और कुछ विटामिनों के शरीर द्वारा अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यूरिया है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही वाला सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ होता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1994 में, 1995, 1996, 1997। तो 1996 में रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। नंबर 9 है, LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल, इथाइल, मरकैप्टेन। तो डी वाला सही हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टेन। LPG मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन से बनी होती है। यह अपने प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं होती है जो प्राकृतिक रूप से निकलती है। और ये 2 गैसों को मिला करके बनाई जाती है LPG गैस, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिली हुई होती है जो कि गंधहीन होती है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध इथाइल मरकैप्टेन की होती है, यानी कि इसमें बाद में इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें जब रिसाव होता है तो इथाइल मरकैप्टेन की गंध से लोगों को लीकेज का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ये रतौंधी रोग है जो कि आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग उसे कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो बाकी रक्त
रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता ये आनुवांशिक रोग है, जबकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नंबर 11 है निम्नलिखित में से होना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और दूसरा है कार्य। इसमें जो है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नंबर ए है विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक। नंबर बी है विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक। विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। नंबर डी विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। तो सी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के कैल्शियम के अवशोषण में बढ़ाता है और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स यानी सूखा रोग नामक बीमारी होती है। इसके बाद है 12 आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 12 आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग, अस्थि सुषिरता। रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग, अस्थि सुषिरता। नंबर सी सही हो जाएगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग जैसी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग प्रायः उन क्षेत्रों में होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो डी वाला सही हो जाएगा। अंगूर, इमली, केले में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान रहता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उपलब्ध करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। नंबर ए हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसका आणविक सूत्र H2 होता है। पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन जल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मौजूद है। इसके दहन से न्यूनतम प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो इसमें ए हो जाएगा चींटी। आलेमेट्रिक सिद्धांत, जिसे हालर का नियम भी कहते हैं, के अनुसार छोटे जानवरों के दिमाग बड़े जानवरों के मुकाबले आनुपातिक रूप से बड़े होते हैं। चींटियों के मस्तिष्क उनके शरीर के वजन के मुकाबले 15% तक होते हैं, जबकि मानव का यह अनुपात 7.30% होता है। नंबर 16 है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी में सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा में हजारों उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए संपर्क की पहचान बनाए रखने के लिए सटीक ट्रैकिंग विधियों की आवश्यकता है। पृथ्वी से सुस्पष्टता से उपग्रह की ट्रैकिंग के लिए डॉपलर प्रभाव विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपग्रह से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्रयोगशाला में किसी तत्व के स्पेक्ट्रम से तुलना करके उपग्रह का वेग प्राप्त किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। सी सही हो जाएगा 10 यूनिट। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो 10 यूनिट विद्युत खर्च होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। व्याख्या है डी। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो घोल के आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। नंबर 19 है मोबाइल चार्जर होता है। यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। डी वाला सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। व्याख्या बी है, तो इसका बी सही हो जाएगा, वसा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के कारण पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। नंबर 3, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। कथन इसमें डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। नंबर 3 है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं, यानी अपनी सही दिशा से भटका देती हैं। नंबर 22 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड है ये। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। नागालैंड सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में कमी आई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या 19.90 लाख थी, जबकि 2011 की जनसंख्या 19.79 लाख थी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। कारण आर, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीयकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 ईस्वी में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण फैली बीमारी थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को शेयर करें, ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बैठना चाहते हैं 2022 के एग्ज़ाम में, PCS UP PCS के एग्ज़ाम में, वो लोग इसमें जो है इसका लाभ उठा सकें। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो भी प्रकाश हीरे के अंदर जाता है, जो तराशा हुआ हीरा होता है, तो उसमें जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो तराशने के कारण उसमें प्रकाश एक स्थान से दूसरे जो तराशे हुआ होता है उसमें टकराता है जा कर के, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो प्रकाश बाहर निकल नहीं पाता है। इस प्रकार से उसके अंदर जगमगाहट होती रहती है और हीरा चमकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट उत्पाद है, सूची सेकंड स्रोत है। नंबर ए अफीम उत्पाद, ये छाल। बी हींग जड़, रबर, फल, कुनैन, तना। इसका बी सही हो जाएगा। A23, B22, C24, D21। A23 यानी कि अफीम फल है, और हींग जड़ है, रबर C24 तना है, और कुनैन C21, D21 छाल है। कुनैन क्या है? छाल है एक प्रकार की। स्टार्ट अप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। दूध निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, ये सभी से। तो डी वाला हो जाएगा। स्टार्ट्स अप की विशेष आवश्यकता की पूर्ति दूध निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरी की जाती है। ये सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया? नंबर ए है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, निगमीय कार्य मंत्रालय। तो सी सही हो जाएगा। जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप की शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई। सेज मोबाइल ऐप के माध्यम से सेज इकाइयों और विकासकर्ताओं को त्वरित रूप से सूचना प्राप्त करने और अपने ट्रांजैक्शंस की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू कमर्शियल बैंक। सी हो जाएगा। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य देश हैं भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समय अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है बताना है कि कौन सी योजना पहले शुरू की गई है। इसको डेट के आधार पर और सन के आधार पर इसको सही रूप में क्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी और सबसे उसके बाद यानी कि फिर कौन सी। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर शायद जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। सुकन्या समृद्धि योजना 29 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये लागू की गई थी। फिर 30 सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को और सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो सी वाला हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। प्रारंभिक रूप में यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए थी, परंतु बाद में इसका विस्तार दूसरे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था। नंबर ए है 27 प्रति 1000 लाइव बर्थ, 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। सी है 29 प्रति 1000 लाइव बर्थ। 30 है डी है 30 प्रति 1000 लाइव बर्थ। तो बी वाला सही हो जाएगा। 11वीं योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 तक थी। इस योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को 28 प्रति 1000 यानी 1000 में 28 लाइव बर्थ करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर है नंबर 32। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से। नंबर बी है प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैन्य इकाई से। नंबर सी है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। नंबर डी है दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास सृजन करने से। सी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। 33 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1994, 1995, 1996, 1997। तो नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के परम गरीबी की परिभाषा को वर्ष 1995 में अंगीकृत किया गया। इसके अनुसार परम गरीबी मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की सुविधा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सूचना की घोर अभाव की स्थिति है। यह केवल आय पर निर्भर नहीं करता अपितु सुविधाओं तक
पहुंच महत्वपूर्ण होती है। 34 है, निम्न में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्रचलन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। नंबर ए है स्वास्थ्य, नंबर बी है शिक्षा, नंबर सी है आर्थिक स्थिति, नंबर डी है आराम। इसमें डी वाला है आराम को शामिल नहीं किया गया है वैश्विक लिंग सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? विरासत, नंबर ए है विरासत चक्र, नंबर बी है सूफी चक्र, नंबर सी है रामायण चक्र, नंबर डी है तटीय चक्र। इसमें बी वाला हो जाएगा सूफी चक्र। स्वदेश दर्शन की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत 13 थीमेटिक सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट आदि है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। नंबर ए है 7,000, नंबर बी है 74,000, नंबर सी है 78, नंबर ए है 7,000, नंबर बी है 7400, नंबर सी है 7800, नंबर डी है 8200। इसमें बी वाला हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 7400 निश्चित की गई है। सी है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? डी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी हरियाणा। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है परंतु उसका लिंगानुपात काफ़ी कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 879 प्रति हज़ार है, यानी कि 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। नंबर ए है शहरी क्षेत्र का 50% कुटुंबों का, नंबर बी है शहरी क्षेत्र के 60% कुटुंबों का, नंबर सी है शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। तो सी वाला हो जाएगा 70% कुटुंबों, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। 39 है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में चालू किया गया। यह ईरान से भारत तक फैली है। तो इसका आंसर बी वाला सही है, पहला और दूसरा। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2016 को की गई। यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले परिवारों को खाना पकाने के लिए गैस सुलभ करवाना है। यह पाइपलाइन 2050 किलोमीटर लंबी है, जो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से लेकर के हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है उद्योग, सूची सेकंड है केंद्र, खेल का सामान मुरादाबाद, दिया सलाई सहारनपुर, पीतल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी बरेली। इसमें कौन सा सही है इसको बताना है। तो इसका आंसर बी वाला सही है, A23, B24, C21, D22। A23 हो जाएगा खेल का सामान मेरठ, और B24 हो जाएगा दिया सलाई बरेली, C21 हो जाएगा पीतल का सामान मुरादाबाद, और D22 हो जाएगा लकड़ी की पर नक्काशी सहारनपुर। 41 है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना,
नंबर बी है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजार की ओर जाना। नंबर सी है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर जाना। तो सी वाला सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती समाजवाद से निर्गमन रहित, यानी समाजवाद से हटना नहीं है, बगैर हटे सीमित बाजारवाद की ओर जाना है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नंबर 2 है डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। नंबर 3 है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नंबर 4 है मुद्रा बैंक योजना। इसका ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोपेनहेगन। तो इसका डी वाला हो जाएगा। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। 44 नंबर है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? पूरक आहार। नंबर बी है रोग प्रतिरक्षण। नंबर सी है बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। नंबर डी है 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। सी वाला सही हो जाएगा। समन्वित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 1979 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत की गई। इसके अंतर्गत कुल 6 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसे टीकाकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और पोषक जानकारियां, सरल पूर्व औपचारिक शिक्षा और रेफरल सेवाएं आदि। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उदय यानी कि UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। नंबर बी हृदय HRIDAY विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। नंबर सी है अमृत AMRUT शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। और नंबर डी है स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल। इसमें डी हो जाएगा। डी वाला इसमें सही सुमेल नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ये कोई मतलब योजना नहीं था, ये सिर्फ एक अभियान था जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों, गलियों, आधारभूत संरचनाओं को साफ रखना है। यह भारत के सभी क्षेत्रों, शहरों, कस्बों, गांवों को साफ सुथरा रखने पर भी बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2017 तक भारत में खुले में शौच को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12वां है G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था। नंबर 13 है 13वां G20 शिखर सम्मेलन चीन में संपन्न हुआ था। नंबर 3 है 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो बी वाला हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा। 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित हुआ था और 13वां G20 शिखर सम्मेलन ब्यूटन आयर्स अर्जेंटीना में प्रस्तावित है और 14वां G20 शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में प्रस्तावित है। 47 नंबर है महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। नंबर 2 है उन्हें अपने प्रथम बैच में शतक बनाया। नंबर 3 है लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। नंबर 4 है सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। उपरोक्त में से सही कथन है।
1 2 3 2 3 4 1 2 4 3 तथा 4। तो ए वाला सही हो जाएगा। मिताली राज सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक लगाया था और इन्हें लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? तो पहला वाला सही हो जाएगा जापान। जापान ने यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां, 125वां, 108वां, 95वां। व्याख्या व्याख्या में ए सही है। सतत विकास लक्ष्य 2017 में सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। सराय रोहिल्ला स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर। सी वाला सही हो जाएगा, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया। यह ट्रेन सराय रोहिल्ला से फर्रुखनगर हरियाणा तक चलेगी। तो दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन रहे हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर का वीडियो हमारा जो है पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आगे हम इसी तरीके से और भी पेपर लेकर के आना है कि नहीं आना है, या फिर जो है कुछ और आप लोगों को मैटर चाहिए। जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।